वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरजंद साहब। आप चेयरमैन हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब से मैं ये जानूंगा डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस सिविलाइजेशन पाई जाती है, जो दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, इसके बारे में हमें बताइएगा। शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। तो बात यह है कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में तीन बड़ी तहजीबें हैं। ठीक। मिस्र की तहजीब, जिसको हम अपना जो मिस्र की तहजीब जिसकी पहचान फ़िरौन है, ठीक है, और जिसकी पिरामिड जिसकी पहचान है अहराम मिस्र जो है। फिर दूसरी तहजीब है मेसोपोटामिया की तहजीब। मेसोपोटामिया का मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी दजला और फरात के दरमियान जो तहजीब जन्म लेती है वो मेसोपोटामिया कहलाती है, जो आज का सदर्न इराक और इसके साथ एसोसिएटेड एरिया जो है ये उसमें शामिल है। तीसरी बड़ी तहजीब है वादी सिंध की तहजीब। ये साउथ एशिया की सबसे पहली तहजीब है और इसकी एक डिस्टिंक्शन ये है कि जबकि मिस्र की पहचान तो पिरामिड है, मेसोपोटामिया की पहचान ये है कि वहाँ से सारे डिवाइन रिलीजन निकलते हैं, अब्राहमिक रिलीजन निकलते हैं। ठीक है। हमारे इस जितने भी मज़ाहब हैं, ईसाईयत है, यहूदियत है या उसके बाद इस्लाम है जी, ये वहीं से निकलते हैं। ठीक है। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन जो है इसकी दो बड़ी डिस्टिंक्शन जो है, एक ये है कि अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दिया जाए तो फिर भी ये हमारी तहजीब इन टर्म ऑफ साइज उनसे बड़ी है। सो दुनिया की सबसे साइज के हवाले से बड़ी तहजीब है, यानी कि रकबे के लिहाज से। जी 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 जी, ये सबसे बड़ी तहजीब है। जब ये तहजीब अपने अरूज पे थी तो ये हिमालय से लेकर अरेबियन सी तक, ठीक है, फिर वेस्टर्न इंडिया का एरिया इसमें आता है, ठीक है, फिर अफगानिस्तान में बदख्शां तक, और यहाँ ये कश्मीर का एरिया जो है ये सारा इसमें शामिल था। और ये तकरीबन ये बन जाता है 680,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। ये बन जाता है। उस ज़माने की बड़ी तीन सल्तनत थी ये दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। ठीक है। और इसकी दूसरी बड़ी पहचान ये है कि जिस तरह के बड़े शहर इस तहजीब में बने हैं, यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इस तरह के बड़े शहर और फिर वेल प्लान्ड सिटी दुनिया की किसी तहजीब में नहीं है। यानी कि मेगा सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से जन्म लेता है। इतने बड़े शहर किसी और तहजीब के पास ये नहीं है, आज तक डिस्कवर नहीं हो सके। नहीं। ठीक है। ये हमारा खासियत है पाकिस्तान। ये हमारी एक दो बातें और मैं इसके हवाले से कहना चाहूँगा। देखिए, हमारी इस सिविलाइजेशन की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कोई तख्त व ताज वाला चलाने वाला नहीं था। मिस्र की तरह मिस्र की तरह ये बड़े बड़े मजबूत बादशाह यहाँ पर नहीं थे और ना यहाँ पर जंग व जदल की रवायात थी। अच्छा। ये तहजीब दुनिया की बड़ी तहजीब होने के बावजूद सबसे पीसफुल तहजीब समझी जाती है। आप इसका अंदाजा इस तरीके से लगाते हैं कि इनके यहाँ जो जंगी औजार थे वो कम थे? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये तो बड़े लार्ज स्केल पे मुख्तलिफ जगहों पे खुदाइयाँ हुई हैं, तो यहाँ हमें जो वार के लिए इक्विपमेंट होते हैं वो हमें नहीं मिलते, वो ऑलमोस्ट एब्सेंट हैं। दूसरा ये कि हमें कोई ऐसी एविडेंसेस भी नहीं मिलती कि जहाँ हमें कोई लार्ज स्केल पे कोई ऐसे स्केल्टन मिलते हैं कि जहाँ ये पता चलता हो कि इंसानों को मारा गया है, ये मैदान जंग है। तो ऐसी हमें अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिली। तो इस तरह से दुनिया की पीसफुल तहजीबों में से एक तहजीब है जो लोग लड़ना नहीं जानते थे। ठीक है। एक खूबी हमारी ये है कि ये तहजीब, अगर आप मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के एग्जाम्पल्स खाली ले लें, जो कि ये इसके बड़े शहर थे जी, तो इनमें देखें इनकी बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरी है जहाँ पे वो अपना गला ज़ख़ीरा करते थे, जिसको हम गोदाम कहते हैं। गला गोदाम जी। ठीक है। और ये फिर उनको उस वक्त की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को ये गला सप्लाई करते थे, उनको ये देते थे। ठीक है। जबकि आज हमारी सूरत हाल कुछ और है। अच्छा, फिर ये इनके बाकायदा कल्चरल लिंक्स थे, ट्रेड थे इनके, तिजारत होती थी इनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ।
और उसकी हमारे पास बकायदा एविडेंसेस है, हमारे पास सरकारी स्टैंप्स मिली हैं हमें, जो ऑफिशियल सील्स हैं। इंडस वैली की सील्स हमें मेसोपोटामिया वगैरह से मिली हैं, और इस तरह वहाँ की सरकारी सील्स जो है हमें वो यहाँ से मिलती हैं। यानी कि इन दोनों सिविलाइजेशन के दरमियान तिजारत होती थी, इनमें तिजारत होती थी। ठीक है। अच्छा, ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा एक और हमारे पास इसी तरह का इसका अर्बन सिटी जो बड़ा शहर है वो चोलिस्तान में भी वाक़ है, लेकिन वहाँ पर अभी तक खुदाई नहीं हो सकी। चोलिस्तान का तो अभी तक हमने कभी सुना ही नहीं कि वहाँ पर भी कोई बड़ा शहर दरियाफ्त हो चुका है। जी, ये अनफॉर्चुनेट है। देखें, ये 4000 BC में यहाँ इस खित्ते में 2 बड़े दरिया बहते थे, एक दरिया इंडस था और दूसरा हाखड़ा रिवर, उसको घाघर भी कहते हैं। और जब इंडिया की साइड पे है तो उसे सरस्वती का नाम भी दिया जाता है। सो अगरचे इस तहजीब का नाम वादी सिंध की तहजीब है या दरिया सिंध के हवाले से इसकी पहचान है, लेकिन हकीकत में इस तहजीब को जन्म देने में ये दोनों दरियाओं ने बड़ा किरदार अदा किया है, जिसमें वादी ये दरिया सिंध और हाखड़ा शामिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चोलिस्तान में चूँकि वहाँ पर कुछ काम इतना नहीं हुआ, इसलिए उसको प्रोजेक्शन नहीं मिल सकी। 2004, 5, 6 से ऑनवर्ड फिर हमारी अपनी पंजाब की जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, इसने वहाँ पर कुछ सर्वे किए हैं, और अभी तक ये ऑल टुगेदर 450 साइट्स जो हैं वो दरिया हाखड़ा के इर्द गिर्द मिली हैं। अब आप मुख्तलिफ कैटेगरीज की, छोटी आबादियाँ, बड़ी आबादियाँ, जिनमें से एक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तरह का बड़ा शहर है गवेरी वाला। तो आया उस जगह पे काम हो रहा है, काम बंद हो गया है? उसमें इनफैक्ट हमारे यंग डिपार्टमेंट ने कुछ कोशिश की थी काम करने की, उसके लिए हमने यूनेस्को से फंडिंग भी ली। ठीक है। और फिर हमने जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के ये उसमें था, अंडर कंट्रोल था, वहाँ से हमने लाइसेंस भी लिया, और जब हमने काम शुरू किया तो अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि रेवोल्यूशन हो गई और ये कल्चर सारा सूबों के पास आ गया। ठीक है। तो उसमें फिर हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट थी उन्होंने इसमें, मुझे नहीं पता किन वजूहात की बना पर, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, और हमें वहाँ पर जो काम हम कर रहे थे उसको बंद करा दिया गया, और जिसकी वजह से हम आगे काम नहीं कर सके। मैं आपके तवज्जुह से इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आए मिलके अपने कल्चर के लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पार्ट में जो वो हमसे चाहते हैं कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को समझने में, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, हम रिसर्च कर सकते हैं, बिल्कुल, तो हम उसमें जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमें वो आए मिलके हम इस अमल को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जो गवेरी वाला है, अगर आप समझते हैं उस जगह पर मजीद काम हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस जगह से? क्या मिलने की तवक्कुआत हैं आप उस जगह से? आपको उसमें ऐसा है कि जो आलमी लेवल पे जितने भी एक्सपर्ट हैं इंडस सिविलाइजेशन के, वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि कोई आए और चोलिस्तान में एक्सकेवेट करे। बड़े सारे एकेडमिक क्वेश्चंस हैं जो अभी हल करने वाले हैं। अच्छा। गवेरी वाला पे हमने कुछ सरफेस स्टडी की थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की थी, ये 2005, 6, 7 में इस तरह से। तो वहाँ से हमें 2-4 बड़ी अहम चीज़ें मिली थी, जिनमें से एक क्ले टैबलेट थी, उसका अखबार में भी जिक्र आया था हमारा। क्ले टैबलेट से क्या? क्ले टैबलेट एक छोटी सी टैबलेट है, ये असल में इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये तजारती हवाले से वो चीज़ें इस्तेमाल हो, एक किस्म की टोकन वो होता था, टोकन था, मट्टी का बना होता था, ये मट्टी का, पक्की मट्टी का। तो उस पर एक योगी की बना हुआ है, और उसके आगे एक डिवोटी है, और 3 इंडस वैली के जो है वो पिक्टोग्राफ्स हैं, उसकी स्क्रिप्ट के 3 प्रूफ लिखे हुए हैं। ठीक है। उसको पूरी दुनिया में एक जो वर्ल्ड न्यूज़ उसकी बनी थी जी। और वो अब भी आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि वो विकिपीडिया का और ये एक दूसरा इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका, उसमें भी उसको शामिल किया गया कि ये दुनिया के लिए इतनी अहम है, वो इस इंतज़ार में है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो गंधारा सिविलाइजेशन है ये भी दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, तो आप गंधारा सिविलाइजेशन को आया इंडस सिविलाइजेशन के हम पल्ला समझते हैं? नहीं, ये इसमें बहुत फ़र्क है।
ये इंडस की तहजीब जो थी ये अपने अरूज पे थी 2600 BC से लेके 1920 के दरमियान में। ठीक है। जबकि ये गंधारा जो है ये बहुत ये हिस्टोरिक पीरियड का है। ये टर्म असल में गंधारा जो है, ये लफ्ज़ गंधारा ये पहली दफ़ा हमें मिलता है ईरान में। एक शहर है वहाँ पर, वहाँ का एक बादशाह था डेरियस बादशाह। सो वहाँ उसकी जो वहाँ खुदाई हुई है और वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिली है, उस पे ये वर्ड गंधारा लिखा हुआ है। सो 5th सेंचुरी BC में गंधारा ये खिता जो है ये ईरानी सल्तनत का एक सूबा होता था। ठीक है। ये एक जोग्राफिकल रीजन था जिसको हम कह रहे हैं कि जिसका कोर एरिया मर्दान, पेशावर, चारसदा और ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, ये खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में। और ये कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि स्वात भी इसमें शामिल था, कुछ कहते हैं कि जी उसकी अपनी आइडेंटिटी थी। लेकिन ये यहाँ पंजाब में टक्सला तक ये एरिया आता था। मॉडर्न आप जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है आलमोस्ट ये सारा एरिया था और कुछ एरिया इसमें मॉडर्न अफगानिस्तान का था। तो ये लेकिन ये मुख्तलिफ पीरियड में इसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज बदलती रही हैं। ठीक है। लेकिन ये गंधारा आर्ट जो है ये पहली दफ़ा 1st सेंचुरी AD में इसके स्कल्पचर्स वगैरह बनना शुरू होते हैं कुशान्स के दौर में। ठीक है। बुद्ध मत का दौर था। लेकिन इससे पहले 3rd सेंचुरी BC में अशोक बादशाह जो था उसने, ये टक्सला में भी मिलते हैं और दूसरी जगह पे भी, ये 3rd सेंचुरी BC से ये गंधारा जो आर्ट और आर्किटेक्चर का एक हिस्सा, ये स्टूपा और मोनेस्ट्रीज हैं, वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। और ये 5th सेंचुरी AD तक ये सारा ये सिलसिला ये चल रहा था। फिर 5th सेंचुरी AD में वाइट हाउस आते हैं और ये इनको बिल्कुल ख़त्म कर देते। इस तरह से ये तहजीब ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो पुराने हमारे पास आसार कदीमा है, इनकी रेनोवेशन पे, रिहेबिलिटेशन के ऊपर अक्सर बहस होती है कि वो जो मियारी काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो इस चीज़ के माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि जो चीज़ें उसके रेनोवेशन में इस्तेमाल होनी चाहिए या जो तरीक़ा कार इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। सिर्फ जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि हम एक चीज़ के ऊपर वाइट वॉश करके गुजारा कर लेते हैं या उस काम को उस वक्त को गुजार लेते हैं, ये चीज़ उस आसार कदीमा के लिए नुकसानदेह होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और इस सिलसिले में कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए इन तमाम के तमाम जो पाकिस्तान में पाए जाने वाले आसार कदीमा हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, रेनोवेशन के लिए? ये देखें, ये बड़े एक टेक्निकल सा इशू है। मैं इसको एक सादा सी एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूँगा। ज़रूर। कि देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक शख्स बीमार हो जाता है, वो जवान होता है लेकिन बीमार हो जाता है, उसको इलाज की ज़रूरत है। एक बीमारी ये है कि वो एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें एक नेचुरल डिक्लाइन ये आ जाता है, वक्त उम्र का उम्र के साथ वो उसमें डिटीरियोरेशन आ जाती है। सो इसी तरह से बिल्डिंग में भी है। लेकिन आप देखें, जैसे एक इंसान को एक अगर वो बीमार है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, तो इसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसा ही है। डॉक्टर कुछ बीमारियों को तो बिल्कुल वो थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद वो उसकी मेडिसिन दे देते हैं। कुछ बीमारियां इतनी इस किस्म की होती हैं कि आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए उसे पेशेंट से बड़ी सारी तफसील जाननी ज़रूरी होती है। इसके बाद वो सारा एक केस हिस्ट्री बनाता है। इसके बाद वो ज़रूरत महसूस करता है कि इसको लैब में भेजा जाए। क्या कि इसको कैंसर है, क्या इसको टीबी है, क्या इसको हेपेटाइटिस है या मलेरिया है। फिर ये लेबॉर्ट्री डिसाइड एक्चुअली करती है कि इसको असल प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह से ये हमारे जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं, इनकी एक तो एज के साथ अपनी डिक्लाइन है, एक एनवायरनमेंट में जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इनकी डिजीज़ होती हैं। यहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिस जो है अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो डिजीज़ जो हैं उनको साइंटिफिक तरीके से डायग्नोज नहीं किया जाता। ठीक है। और उसको देखा जाता है कि हाँ जी इसका ये ख़राब है, अगर ये ईंट टूट गई इसमें ईंट लगा दें, यहाँ से इसका गारा उतर गया इस पर जी गारा लगा दें। एक तो बुनियादी प्रिंसिपल इसका ये है कि कंजर्वेशन में या रेस्टोरेशन में आपको उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी है, वरना ये डिस्ट्रक्शन है। ठीक है।
तो तजर्बे में ये आया कि जितनी जगह पे कंजर्वेशन होती है ज़्यादातर इसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। एक मैं और एग्जांपल दूंगा, एक बिल्डिंग है उसमें 2-4 ईंटें निकलती हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि 2-4 नई ईंटें बनाई और उस जगह पे लगा दी। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या है? मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि अगर आपने आपने कोई एक शर्ट पहनी है जिसका एक ख़ास किस्म का मटेरियल है, हम कह लेते हैं सपोज कि कॉटन का कपड़ा, ठीक है, वो उसका एक टुकड़ा निकल गया, आपने वो सफ़ेद जीन ली और उसमें वो टुकड़ा लगा दिया, ठीक, वो बज़ाहिर तो जुड़ गया, वो कवर हो गया, लेकिन ये देखें ये जीन का जो मटेरियल है और कॉटन का मटेरियल ये टोटली डिफरेंट है, ठीक। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जीन हैवी मटेरियल है, उसके टेंशन हो रहा है, तो वो थोड़े दिनों के बाद वो कॉटन को भी खींच लेगा और वो उस नुकसान को ज़्यादा बढ़ा देगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि कंजर्वेशन में जब हम नया मटेरियल लगाते हैं तो वो वही मटेरियल हो जो उस वक्त यूज हुआ था, जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ था, उसकी जो केमिस्ट्री थी वही इसकी होनी चाहिए, वरना वो चंद दिनों के लिए तो लगेगा कि ये रिपेयर हो गई, ये ठीक हो गया, लेकिन असल में वो उस मॉन्यूमेंट को और उस पॉइंट को और उस सारी बिल्डिंग को ज्यादा स्केल में नुकसान देते हैं। डॉक्टर साहब, समझने का मकसद ये है मेरा, जो मैं अभी तक समझा हूँ आपसे, वो ये है कि जो भी इमारत की हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं, हम ये जाने कि इसकी जो इमारत टूट फूट का शिकार है या सेम थोड़ की वजह से है, पानी की वजह से है, या किसी और वजूहात की वजह से है, जी, उसके बाद उसके हिसाब से उसकी रिपेयर की जाए। ये ना हो कि सिर्फ उस रिपेयर वाली जगह के ऊपर वैसे ही गारा लगा कर वैसे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए ठीक किया जाए उसे। अभी देखे ना, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे पास लाहौर में जो मॉन्यूमेंट्स हैं जी, अभी यहाँ धुआं इतना ज्यादा है जी, इसमें फिजा में इतनी आलूदगी है, बिल्कुल। फिर हमारे पास जो साउंड पॉल्यूशन है, ये जो बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, ये अलग बात है कि हम ये जब जाते हैं हम स्क्रैच करते हैं, हम वहाँ गंद भी फेंकते हैं, उधर जर्म्स भी पलते हैं, और तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के तो उस मॉन्यूमेंट को नुकसान देती हैं। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ये होती है कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी असल वजूहात क्या हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों का यहाँ पर ख्याल नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी ज़रूरत है कि ये साइंटिफिक तरीके से इस अमल को किया जाए। डॉक्टर साहब, हमारी जो सॉल्ट रेंज है, चकवाल का एरिया जो तमाम का तमाम है, इसमें हिंदू दौर के बहुत सारे मंदिर भी मिलते हैं, आप ज़रा उस बारे में बताइएगा कि उन मंदिरों की क्या खासियत है? सॉल्ट रेंज जो है ये तकरीबन ये 200 माइल्स पर ये फैली हुई है, ये जेलम से लेके ये मियाँ वाली के एरिए तक ये सारी ये चलती है, इसमें सरगोदा भी आती है, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट भी आती है, चकवाल भी आता है सारा। इसमें मुख्तलिफ एरियों से, और फिर इवन रिवर इंडस से आगे जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है, डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, वहाँ आगे खिसर रेंज शुरू होती है, तो वहाँ पर भी ये टेंपल का ये सिलसिला आगे चलता है। बड़े खूबसूरत मंदिर हैं, इंतहाई खूबसूरत, इस पर कार्विंग हुई हुई है, ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर किसी भी किस्म की इसकी प्रिजर्वेशन के लिए कोई तवज्जो नहीं दी गई। चंद साल पहले तक इन टेम्पल्स की क्या आर्किटेक्चर क्या था, उनकी आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, ये कोई यहाँ पर नहीं जानता था, लेकिन अभी इस पर काम हुआ है, और मैंने ज़ाती तौर पर इसके बहुत से इसके पर आर्टिकल लिखे हैं। इनकी अहमियत ये है कि जब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को हम देखते हैं तो इंडस वैली के बड़े बड़े शहर थे वो ख़त्म हो गए, इसके बाद कोई आर्किटेक्चर नहीं था। ठीक है, इसके बाद जब गंधारा बुद्धिज्म आता है तो ये स्टूपास और मोनास्ट्री बनने शुरू होती हैं, तो आर्किटेक्चर शुरू होता है। हमारे पास कोई बड़े शहर वगैरह नहीं मिलते, वो गंधारा में बड़े सिटीज नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, हमें सेटलमेंट तो भी मिली नहीं है हमारे पास, में किसी के छोटे भी नहीं मिले। ठीक है, वो खाली जो है ना वो बुद्धिस्ट उनके स्टूपा और मोनास्ट्री वो ही हमें मिलती है। तो ये एक आर्किटेक्चर ट्रेडिशन हमें मिलते हैं, उनका आर्ट भी। और अच्छा, 5वीं सदी के बाद ये गंधारा ख़त्म हो जाता है। ठीक, ऐसा ही है। इसके बाद 11वीं सेंचुरी के बाद इस खत्ते में जाके जब गजनवीद आते हैं तो फिर एक आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर ये शुरू होता है। ऐसा ही है। अच्छा, इसके बीच में गैप था, पता नहीं था कि आर्किटेक्चर ट्रेडिशन और आर्ट के ट्रेडिशंस क्या थे। ठीक है, इन टेम्पल की स्टडी जो है
इसने ये बताया कि 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी के बीच में आर्किटेक्चरल और आर्ट के ट्रेडिशंस क्या थे। अच्छा, इसमें फिर इसकी अहमियत क्या बनती है। इन टेम्पल की स्टडी हमें ये बताती है कि एक तो ये यहाँ पर जो 1st सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक गंधारा आर्किटेक्चर के ट्रेडिशन थे, वो 5th सेंचुरी के बाद ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो ट्रेडिशन इन हिंदू टेम्पल में आगे चले गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया वो उसमें चले गए। ठीक है। इसके बाद इस्लामिक आर्किटेक्चर की जब आप 11th सेंचुरी के बाद इस खिते में देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक बहुत खूबसूरत एक मुस्लिम सेंट का मज़ार है मुजफ्फरगढ़ में, सादन शहीद का मज़ार उसे कहते हैं। उस मज़ार को ये देखें तो अंदर तो बुजुर्गों की कब्र है। ठीक है। और उस पर इस्लामिक कैलीग्राफी भी लिखी है, अल्लाह मोहम्मद और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो लिखे हुए हैं। लेकिन उस पर अदरवाइज सारी हिंदू टेम्पल जो है वो बने हुए, पूरी हिंदू टेम्पल बने हुए हैं उसके ऊपर। तो कहने का मिक्सचर है। जी, तो कहने का मकसद ये है कि इन टेम्पल्स में ये एक ब्रिज बनते हैं गंधारा आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर के बीच। ठीक है। तो ये इसकी कमाल है कि हिस्ट्री जो भी हमारी खासियत समझ सकते हैं हम इसको। जी। और ये एक और इससे बढ़ के इंडिया की साइड पे जो जितने टेम्पल्स हैं उसकी अपनी जो एवोल्यूशन जो वो स्टडी की जाती है, तो उसमें गैप है। अच्छा, उधर भी गैप है इंडिया उसमें गैप है। उन गैप को ये पूरा करते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान के आसार कदीमा को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। आया हमारे पास इन आसार कदीमा को दुरुस्त और अच्छी हालत में देखभाल के लिए वो कैपेसिटी है, वो सलाहियतें हैं जिसके ज़रिए हम इन आसार कदीमा को अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व कर सकें। मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहेंगे।